स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो के अंदर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा वीडियो जिसके अंदर हमने देखा था चैप्टर नंबर 21 हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंट्रोडक्शन टू नेचुरल फार्मिंग क्लास 9 सोशल साइंस की बुक में से। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमने स्टार्ट किए थे पिछले पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपको मिल चुका है और ये है सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं हम इस चैप्टर के। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हमने जो क्वेश्चंस पीछे कर लिए थे उनको आप हाईलाइटेड वर्ड्स के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज रिक्वायर्ड। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं 4 मार्क्स के हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे भी कि कैसे इसको करना है, इसका मतलब क्या है। पूरा हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। व्हाई इज इंडियन कल्चर कॉल्ड ऋषि कृषि कल्चर? भारतीय कल्चर को ऋषि कृषि कल्चर क्यों कहा जाता है? इन अर्ली लाइफ मैन लेड अ वॉन्डरिंग लाइफ इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। अगर हम प्राचीन समय की बात करें, पुराने समय की बात करें, तो पुरुष जो है, इंसान जो है, वो जंगलों में भटकता था। किसकी तलाश में? खाने की तलाश में। बस यही उसका जीवन होता था। इन कोर्स ऑफ टाइम मैन बिगिन टू लिव बाय कंस्ट्रक्टिंग हट्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर एंड ग्रोइंग वेरियस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक समय आया जब इंसानों ने नदियों के किनारों पे रहना शुरू किया, घर बनाकर, और वहीं पर उन्होंने खेती बाड़ी भी शुरू की। एट दैट टाइम दे केम इन कॉन्टैक्ट विद सेजेस एंड विद देयर गाइडेंस दे बिगन टू लिव इन ग्रुप्स। उस समय वो साधु संतों के कांटेक्ट में आए, उनके गाइडेंस के अंदर रहते हुए उन्होंने ग्रुप्स में रहना शुरू किया। With this the family system and social system were formed and evolved। और इस प्रकार से हमारा जो परिवारवाद जो है, पारिवारिक सिस्टम है, परिवारवाद नहीं सॉरी पारिवारिक सिस्टम जो आज हम जैसे हम फैमिली के अंदर रहते हैं वो सिस्टम शुरू हुआ। सोशल सिस्टम, आज हम सोसाइटी यानी कि जो हमारे गांव शहर ये बसे हुए हैं, ये स्ट्रक्चर शुरू हुआ। ग्रेजुअली ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ह्यूमन कल्चर केम इनटू बीइंग इन ह्यूमन लाइफ, मैन बिगन टू लिव एन एग्रीकल्चरल लाइफ। तो इस प्रकार से ह्यूमन सिविलाइजेशन जो थी, मानव सभ्यता जो थी, मानव कल्चर जो था, ये एक साथ मिलकर ह्यूमन लाइफ में आने लगा। यानी कि हम साथ में मिलकर रहने लगे, सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी, हमारा कल्चर हम शेयर करने लगे एक दूसरे के साथ, और इंसान ने एक एग्रीकल्चरल लाइफ जीना भी शुरू किया। यानी कि हमने खेतीबाड़ी को भी समझ लिया था काफी हद तक। Thus the sages made an invaluable contribution to the development of human civilization. Hence, Indian culture is called ऋषि कृषि कल्चर। तो इस प्रकार से साधु संतों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलप करने में, और इसीलिए हम इसे ऋषि कृषि कल्चर कहते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Why can it be said that the ancient village system was self-reliant? तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो प्राचीन समय का जो विलेज सिस्टम था वो पूरे तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट था, यानी कि वो दूसरों पे आश्रित नहीं था। जैसे आज हम देखें, गांव जो है वो पूरे तरीके से शहरों पे आश्रित है, और शहर जो है वो भी काफ़ी हद तक गांव पे आश्रित है। वहाँ पर बनी चीज़ें शहर में बिकती है, तभी तो वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं। फार्मर्स यूज्ड टू गेट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिशनल फार्मिंग फ्रॉम द विलेज इटसेल्फ। अब किसान जो होते थे खेतों में काम करने के लिए, यानी गांव जो थे वहाँ पे रहने वाले, उनको सारी चीज़ें गांव से ही मिल जाती थी। क्या क्या था वो, कैसे था वो देखते हैं। फार्मर्स यूज्ड टू गेट मैन्योर थ्रू एनिमल हस्बेंड्री। वो पशुओं को पालते थे, गाय भैंसों को, और वहीं से उनको खेतों के लिए मैन्योर यानी कि खाद मिल जाती थी उनके गोबर से, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ड्यू टू जॉइंट फैमिलीज द नीड ऑफ मैन पावर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क वॉज फुलफिल्ड। अब जॉइंट फैमिलीज में रहते थे भाई, 3-4 भाई हैं, उनके परिवार है पूरा लंबा चौड़ा, तो सब एक साथ रहते थे। इस कारण से उनकी जो समस्या थी लेबर की वो भी पूरी हो जाती थी, वो मिलकर काम कर लेते थे अपने खेतों के अंदर। द फार्मर यूज्ड टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ हिज ग्रोन crops year after year and also enhance them. Thus the villagers were self-reliant for crop seeds। अब किसान जो थे, जैसे आज हम देखते हैं किसान जो है हर चीज़ जब भी उगानी होती है, जब भी काम करना होता है, कोई भी नया काम, तो उस समय तुरंत जाकर मार्केट से चीज़ें खरीद लेते हैं। लेकिन उस समय किसान जो थे सीड्स जो होती थी, पिछले साल की फसल की सीड्स को ही रख लेते थे और उसी का यूज़ वो अगले साल करते थे। इस तरीके से उनको सीड्स खरीदनी नहीं पड़ती थी। All classes of the village used to exchange things through barter system. Therefore, the villagers could easily get the basic necessities of life from the village itself।
उस समय बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब सामान की अदला बदली होती थी, कोई पैसे का उस समय नामो निशान भी नहीं था। यानी कि जैसे आज आप देखते हो हम पैसा देकर चीज़ खरीद लेते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय पैसे होते ही नहीं थे, तो बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता है बच्चों कि चीज़ों का एक्सचेंज किया जाता है। अभी समझो एक किसान ने गेहूँ उगाया है, दूसरे ने चावल उगाया, तो गेहूँ वाला उसको गेहूँ दे देगा और चावल वाला अपने चावल उस गेहूँ वाले को दे देगा, तो दोनों की जरूरतें पूरी हो गई। Due to the above reasons, it can be said that the ancient village economy was self-reliant। तो हम कह सकते हैं इन सब कारणों को देखकर कि जो पुराना जो विलेज सिस्टम था वो बिल्कुल ही सेल्फ रिलायंट था, टोटली इंडिपेंडेंट था, यानी कि उनको किसी की जरूरत नहीं थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंक्रीज इन फार्मिंग कॉस्ट। अब फार्मिंग कॉस्ट जो है यानी कि खेती बाड़ी का कॉस्ट जो है बहुत बढ़ गया है। हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर भी कि खेती जो है महंगी हो गई, उसका कारण क्या है। इसके कारण जो है वो हम देखते हैं। अभी पहला कारण बताया गया है, यूजिंग मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन द फील्ड टू गेट मोर क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग एवरी ईयर। अब किसान क्या करते हैं, उनको जो फसल जितनी चाहिए, अब देखो ज़्यादा किसको नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति को ज़्यादा चाहिए। अभी मैंने 10 एकड़ में खेती की और मुझे हर एकड़ में 50 किलो गेहूँ होगा, तो 50 किलो के हिसाब से तो भी मेरा तो 500 किलो गेहूँ हुआ। अगर मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो सोचूंगा कि 1000 किलो हो भाई एक एकड़ के अंदर, लेकिन चलो वो तो पॉसिबल नहीं हो, तो अनएक्सेप्शनल सी बात होगी। लेकिन हाँ 50 कम 70 80 100 तो कर सकते हैं ना। तो उसके लिए जो किसान थे वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो कि एक तरह के केमिकल्स हैं उनका यूज़ ज़्यादा करते थे, ताकि वो अपनी फसल बढ़ा सके, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें, और इसके लिए उनको पैसा देना पड़ता है। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर तो पैसे से आएंगे ना, तो इस प्रकार उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो बढ़ जाता था। दूसरा है द नीड फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर फॉर सॉइल अमेंडमेंट्स इंक्रीज ओवर टाइम टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन द सेम लैंड ड्यूरिंग द ईयर, एज ए रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज। अब पहले समय में लोग क्या करते थे भाई, चलो फसल उगाई, उसके बाद खेत को खाली छोड़ दिया, अब उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है फिर से वो न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली नेचुरली वो सॉइल गेन कर लेगी, फिर से वो न्यूट्रिएंट्स की कमी जो हुई है वो फिर से उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और फिर वो दोबारा खेती करेंगे, तब तक उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली नेचुरली आ चुके होंगे। लेकिन अब क्या चल रहा है आपको पता है, अब हम कंटिन्यूसली खेती कर रहे हैं। हम एक भी कोई समय ऐसा नहीं होता जब हम खेत को खाली छोड़ते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा एसेट है ये फालतू क्यों छोड़े, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें हम भी, ठीक है। तो ऐसे में हम उसको बार बार यूज़ करते हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर कम हो जाते हैं, जो कि अपने आप बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि हम उसको वेट करें कि चलो भाई अपने आप टाइम के साथ साथ वो बढ़ जाए। लेकिन हम उसकी बजाय केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, जिससे कॉस्ट बढ़ जाता है भाई। As the soil became hard due to chemical farming, the cost of mechanized farming increased for different crops। अब जब केमिकल्स का यूज़ हम लोग करते हैं ना दोस्तों, तो केमिकल का यूज़ करने से एक चीज़ ये भी होती है कि जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है धीरे धीरे, और वो हार्ड बन जाती है बहुत। अब आजकल के खेतों में आप जाओ तो आप देखो कितने हार्ड होते हैं, एकदम कठोर ज़मीन होती है, जैसे हमारी क्रिकेट की पिच होती है वैसी। अब इतनी सख्त ज़मीन को जब आपको प्लॉइंग करना है, यानी कि खेती करने से पहले उसको जो खेड़ना बोलते हैं या फिर हम जोतना बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी जो जुताई की जाएगी उसमें हमारे जो बैल और ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करने से वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पर हैवी मशीन्स चाहिए जो उसको अच्छे से जोत सकें, और ये काम किया जाता है ट्रैक्टर्स के द्वारा। और ट्रैक्टर खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, उसके अंदर जो टूल्स होते हैं वो भी पैसे से मिलते हैं, नए नए टूल्स। तो ये सब जो है मैकेनाइज्ड हो गया है, जिस कारण से खेती में खर्चा काफ़ी बढ़ गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों है, what efforts are being made by the government for the expansion of natural farming। अब नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए भाई, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं ये अपने लेवल पर बहुत कोशिश कर रही हैं कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट मिल सके। अब इसको डिटेल में देखते हैं पॉइंट वाइज कि क्या क्या है। देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन और 3 ही पॉइंट दिए हुए हैं। Presently, the Gujarat state government has declared Dang district as the first 100% natural farming district। अब सरकार ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे कदम उठाए। उन्होंने डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है उसको पहला 100% नेचुरल फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। Government has established the Natural Farming and Organic Agriculture University to promote education, research and extension
एक्टिविटीज़ इन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए सरकार ने यूनिवर्सिटी सेट की, नाम दिया गया नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके अंदर जो रिसर्च की जाती है रिलेटेड टू हमारी फार्मिंग एजुकेशन दी जाती है, और कैसे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाया जाए इसके ऊपर रिसर्च काम चलता रहता है। आगे हमारा द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कंस्टिट्यूटेड द गुजरात नेचुरल फार्मिंग डेवलपमेंट बोर्ड टू इंक्रीज द प्रेवलेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग मेथड्स एंड इनकरेज फार्मर्स थ्रू कंटिन्यूस गाइडेंस। अब ये जो गुजरात नेचुरल फार्मिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया, इससे लोगों को अलग अलग मेथड्स बताने में हेल्प मिलती है। अभी बताया जाता है कि ये मेथड्स होते हैं खेती के, आप इसको नेचुरल फार्मिंग को कैसे बढ़ा सकते हो। और हमें अभी सीधी सी बात है, अभी हम तो ट्रेडिशनल मेथड से आजकल कर ही नहीं रहे हैं खेती, अब तो सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया, यूट्यूब पे देख देख के या फिर हम लोग अपनी मर्जी से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो हम इस बोर्ड की जो हेल्पलाइंस होती हैं, कृषि यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, इवन हेल्पलाइन नंबर्स किसानों के लिए बनाए गए हैं, तो वहाँ पर फ़ोन करके गाइडेंस ले सकते हैं कि हम किस प्रकार से कैसे खेती करें। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है, व्हाई कैन इट बी सेड दैट द नेचुरल फार्मिंग इज द ओनली ऑप्शन फॉर सॉइल फर्टिलिटी। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई सॉइल फर्टिलिटी को बचाए रखने के लिए नेचुरल फार्मिंग ही एकमात्र हमारे पास जरिया है, ठीक है, उसके अलावा हमारा कोई जरिया नहीं है। कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। चलिए, सॉइल फर्टिलिटी आपको पता है दिन ब दिन हर साल घटती जा रही है। जितनी सॉइल फर्टिलिटी आज है कल उतनी नहीं होगी, जितनी कल होगी उतनी परसों नहीं होगी, यानी कि धीरे धीरे घट रही है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, वही एक समस्या है। लैंड इन सम एरियाज ऑफ इंडिया हैज बिकम इनफर्टाइल। कुछ जगहों पे तो हमारे यहाँ पर लैंड बिल्कुल ही बंजर हो चुका है, इनफर्टाइल हो चुका है, ठीक है। Excessive use of chemical fertilizers and pesticide results in significant reduction in soil production। हम ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इससे सॉइल प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है और सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही है, दोनों पे असर पड़ रहा है। थ्रू नेचुरल फार्मिंग द सॉइल कैन बी मेड अलाइव एंड प्रोडक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेचुरल फार्मिंग के द्वारा सॉइल को फिर से जिंदा किया जा सकता है और लंबे समय तक उसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, यानी कि उसकी जो क्षमता है वो बनाई रखी जा सकती है, उसकी पावर को बरकरार रखा जा सकता है अगर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो। नेचुरल फार्मिंग लीड्स टू इनक्रेडिबल इंप्रूवमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी। नेचुरल फार्मिंग से सॉइल फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा सुधार होता है क्योंकि इसमें किसी केमिकल का यूज ही नहीं है। Hence it can be said that natural farming is the only option for soil fertility। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग ही सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का एकमात्र जरिया हमारे पास बचा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें रीजंस देने हैं। पहला है नेचुरल फार्मिंग टू सेव काउ लिनेज। गौवंश को बचाने के लिए नेचुरल फार्मिंग कैसे सहायक है। दूसरा है कैटल ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के द्वारा कैटल ब्रीडिंग भी की जा सकती है। इन दोनों का आंसर सिमिलर ही आएगा, इस कारण से एक ही क्वेश्चन में इसको दिया गया। पहला, हिंदुइज्म बिलीव्स दैट 33 करोड़ डीटीज रिजाइड इन द बॉडी ऑफ अ काउ। हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि गाय की बॉडी के अंदर, यानी कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इंडिजिनस यानी कि देसी काउज दैट आर द मेन स्टे ऑफ नेचुरल फार्मिंग, 1 ग्राम ऑफ नेटिव काउ डंग कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। मोreover cow urine, milk and ghee also have many medicinal properties। हमारी जो देसी गाय रहती है वो नेचुरल फार्मिंग का बेस मानी जाती है। कहा जाता है कि 1 ग्राम अगर हम गाय का गोबर ले तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे सॉइल के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि गाय का जो मूत्र रहता है जिसको हम यूरिन कहते हैं, फिर मिल्क और घी जो है, ये चीज़ें भी काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं इनमें। यानी कि ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग बच्चों को गाय का दूध पिलाते हैं, घी भी गाय का बना हुआ ही लेते हैं गाय के दूध का, और यूरिन जो है गाय का उसका भी कई तरीके से यूज़ किया जाता है भारत के अंदर।
कॉमन पीपल डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ऑफ काउ। आम आदमी को, आम लोगों को गाय के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में ज़्यादा जानकारी न होने की वजह से आज की परिस्थिति हम फेस कर रहे हैं वो ऐसी हुई है। By doing natural farming, cows will get the respectable status in the true sense and farmers will become rich। अब अगर हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो गाय जो है, गाय को एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस भी मिलेगा। नेचुरल फार्मिंग में हम गाय के इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो ऐसे में नेचुरल फार्मिंग के बाद गाय का जो हमारे समाज के अंदर जो रुतबा है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक आदमी उसको पालना चाहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग विल इंक्रीज द साइंटिफिक इंपॉर्टेंस ऑफ द काउ एंड इंक्रीज द नीड फॉर काउज एंड अदर कैटल ब्रीड्स। नेचुरल फार्मिंग जो है गाय की ज़रूरत को हमारे पास बढ़ा देगा, और इवन हम सब लोग गाय के इंपॉर्टेंस को समझकर उसको और ज़्यादा, मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी बोलो तो ज़्यादा लोग उसको पालना शुरू करेंगे। जो आज हमको सड़कों पर रखड़ती हुई बेचारी दिखाई देती हैं, घूमती हुई दिखाई देती हैं गाय, वो कम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नेचुरल फार्मिंग टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ फार्मर्स। नेचुरल फार्मिंग जो है वो लोगों का जीवन कैसे सुधार सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया, नेचुरल फार्मिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ फार्मर्स। किसानों के जीवन को सुधारने में नेचुरल फार्मिंग बहुत ही मददगार है। अ फार्मर इज कॉल्ड द father of the world in the craze of producing more crops, spends more on agriculture than necessary by doing chemical farming. As a result, he regrets the low returns from farming। अब किसान को फादर कहा जाता है, फादर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो दुनिया का पिता जो है, यानी कि हमारे जो किसान है, ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, ये प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में ये क्या कर रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहा है, जिससे उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जा रहा है, और इस कारण से उसका जो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जा रहा है। इस कारण से वो परेशान है। नेचुरल फार्मिंग स्टॉप्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर एज द फार्म प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल फार्मिंग आर प्योर एंड रिच इन द न्यूट्रिएंट कंटेंट। इट्स यूज इन फूड इंप्रूव्स ह्यूमन हेल्थ। तो नेचुरल फार्मिंग के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं, यानी कि जो भी चीज़ें उगाई जाती हैं, उनके अंदर वो एकदम प्योर होती हैं और उनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसको खाने से इंसान एक अच्छा जीवन जी सकता है, हेल्दी जीवन जी सकता है और स्वस्थ रह सकता है। और इस प्रकार से नेचर का जो एक्सप्लॉयटेशन हम कर रहे हैं वो भी नहीं होगा, यानी कि नेचर को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी हम नहीं करेंगे। If the farmers practice natural farming, they will prosper economically as the profit margin in agriculture increases due to the lower cost। अगर किसान जो है वो नेचुरल फार्मिंग करने लगे तो उसका जो कॉस्ट है, फार्मिंग कॉस्ट, वो कम हो जाएगा, तो उसका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, जिससे वो एक अच्छा जीवन बिता सकता है, रिच हो सकता है। एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर लाइफ। दस नेचुरल फार्मिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ फार्मर्स। अब इन सब चीज़ों के रिजल्ट से क्या होगा, उसके जीवन के अंदर एक बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा, ज़्यादा पैसा बचेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो उसके बच्चे भी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ पाएंगे और खेती कोई और उत्तम तरीके से करेंगे, या फिर इवन उसके भी जो सपने हैं वो पूरे हो सकेंगे, उसका भी जीवन सुधरेगा। अगला क्वेश्चन हम जो देखने वाले हैं बच्चों वो है हमारा नेचुरल फार्मिंग फॉर हेल्थ या फिर नेचुरल फार्मिंग इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। नेचुरल फार्मिंग का हमें बेनिफिट बताने ह्यूमन हेल्थ के लिए। Today, people in our country are suffering from deadly diseases like cancer, diabetes, BP and heart disease। आज हमारे देश के जो नागरिक हैं ज़्यादातर इन बीमारियों से पीड़ित हैं। Today, thousands of people are dying every day from cancer alone। Chemically contaminated food is responsible for the rapid spread of many minor and major diseases in the country। आज भारत के अंदर हज़ारों की संख्या में लोग हर रोज़ मारे जाते हैं सिर्फ कैंसर से, और इसका एक ही कारण है, वो है केमिकली कंटामिनेटेड फूड, यानी कि फूड, खाना जिसके अंदर केमिकल्स मिले होते हैं, और इसी से ही कई बीमारियां फैलती हैं हमारे देश के अंदर। Hence, food made from crops produced by natural farming is the only option for long and healthy life। तो इस कारण से हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीना है तो उसके लिए नेचुरल फार्मिंग के द्वारा उगाए गए प्रोडक्ट्स हमें खाने चाहिए। नेचुरल फार्मिंग इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नेचर एज इट डज नॉट यूज एनी काइंड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। नेचुरल फार्मिंग जो है इसके अंदर
हम लोग बिल्कुल भी केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ये नेचर की सहायता से ही उगाए जाते हैं। जैसे हमने जस्ट पीछे भी डिस्कस किया है, पूरे टॉपिक के ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो हर जगह पर हम केमिकल अगर फ्री कर देंगे चीज़ों को, केमिकल्स नहीं होंगे चीज़ों के अंदर, तो उनकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। Natural farming is a completely chemical-free method of farming. The system of nature is arranged in such a way that all the essential nutrients present in the soil is available in the produced by this farming method. As a result, the produce produced by natural farming is rich in many nutrients, also has medicinal properties. तो इस प्रकार से नेचुरल फार्मिंग जो होती है उसके अंदर केमिकल फ्री फार्मिंग मेथड है ये, और इसके अंदर जो हमारा नेचर है उसने ऐसा सिस्टम सेटअप किया हुआ पहले से, यानी कि ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। भगवान ने, नेचर ने, हमारी प्रकृति ने ऐसा सेटअप पहले ही किया हुआ है कि जो भी चीज़ हम उगाएंगे उसको न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से खुद ब खुद मिल जाएंगे। बस हमको क्या करना है, बार बार खेती करते हैं, इस कारण से गाय का गोबर, जैसे कि हम नेचुरल फार्मिंग में जो चीज़ों का उपयोग होता है उसके द्वारा सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो मिनरल्स होंगे, जो भी चीज़ होगी वो खाने के अंदर आ जाएगी। और अगर हम केमिकल डालेंगे तो केमिकल उस खाने के अंदर आएंगे। तो ऐसे में जो खाना, जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, यानी कि जो भी प्रोडक्ट ज़मीन में उगेगा नेचुरल फार्मिंग के दौरान, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच होगा और उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो इसी कारण से हमें नेचुरल फार्मिंग में बने प्रोडक्ट्स को ही लेना चाहिए और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। अब यहाँ पर दिया गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, रूरल सेल्फ रिलायंस और वाटर कंजर्वेशन। इसके लिए इन्होंने कहा है कि सी आंसर टू सब क्वेश्चन 2 ऑफ क्वेश्चन 2, ये मैं पिछले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और वाटर कंजर्वेशन, ये दोनों ही क्वेश्चंस पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पिछले वीडियो के अंदर। आप यही पॉइंट्स को पिछले वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है बच्चों ये चैप्टर। अब हम आगे चलते हैं छोटे क्वेश्चंस की तरफ। मैं यहाँ पर ये भी आपको देने वाला हूँ। इंडियन कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच कल्चर, इसको ऋषि कृषि कल्चर भी कहा जाता है क्योंकि ऋषि और कृषि दोनों के मेल से बना है। वाई कैन इट बी सेड दैट द प्री इंडिपेंडेंस फार्मर वाज सेल्फ रिलायंट फॉर सीड्स। आज़ादी से पहले का जो हमारा किसान था वो सेल्फ रिलायंट था, यानी कि वो टोटली इंडिपेंडेंट था खेतीबाड़ी के लिए, सीड्स के लिए खासकर। The pre-independence farmers used to preserve the best quality seeds of his field. Year after year also he used to cultivate those seeds with his own knowledge. Hence it can be said that the pre-independence farmers was self-reliant for seeds. ये क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं इसी वीडियो के अंदर, बट यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि हमारा जो किसान था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का, वो हर साल अपनी जो फसल थी उसके बीजों को प्रिजर्व कर लेता था और फिर अपने नॉलेज के द्वारा कुछ उसमें अगर बदलाव कर सकता था वो तो उसको करके वो अगले साल फिर उगाता था, जिस प्रकार से उसे बीज के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। हाउ डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन इमर्ज इन आवर कंट्री, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में कैसे इमर्ज हुई, कैसे आई। आफ्टर द independence, food grains had to be imported from other countries to meet the demand of food grains arising due to ever increasing population of our country. In this situation, relentless efforts began to make the country self-sufficient in food grains. From this, the green revolution arose in our country. आज़ादी के बाद से हमारी पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ी, और इस बढ़ती पॉपुलेशन की खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें विदेशों से खाना इंपोर्ट करना पड़ता था, और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे किसानों ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे रिसर्चर्स ने दिन रात एक किया और हमें फूड के मामले में, खाने पीने के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट डाला, जिसका परिणाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा हम। The remarkable increase in the production of food grains, mainly wheat and paddy in agriculture, due to the factors such as hybrid seeds, chemical fertilizers, pesticides, power distribution, irrigation, agricultural scientists, tremendous enthusiasm of farmers, etc. is called green revolution. तो खेतीबाड़ी के क्षेत्र में जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, जैसे कि आपको पता है हाइब्रिड सीड्स आ गई हैं, केमिकल फर्टिलाइजर आ गए हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड आ गए हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बिजली हर जगह पहुंच गई, इरिगेशन, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट वगैरह,
ठीक है, और किसानों का जो जज्बा जो है, उनके उत्साह जो है, ये सब जो है, इन सबको मिलाकर हम बोल सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हाउ आर ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, होती हैं इनकी। इन केमिकल फार्मिंग ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ इरिगेशन एंड केमिकल्स इट प्रोड्यूसेस सम ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन एंड नाइट्रस। हम केमिकल फार्मिंग जब करते हैं और ओवर यूज करते हैं केमिकल्स का, ठीक है, केमिकल्स का भी ओवर यूज और इरिगेशन पानी का भी ओवर यूज करते हैं, तब कुछ गैसेस पैदा होती हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिनका नाम आप देख सकते हैं मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Why is the export of agri products adversely affected? अब हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इनका एक्सपोर्ट जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड, यानी कि उनका प्रभाव थोड़ा मतलब उसका जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है और उल्टा प्रभाव पड़ा। उल्टा मतलब उसका एक्सपोर्ट कम हो गया। इसका क्या कारण? द एग्रो प्रोडक्ट्स ग्रोन बाय यूजिंग एक्सेसिव एग्रो केमिकल्स इन द सॉइल आर कंटामिनेटेड विद केमिकल रेजिड्यूज। सच प्रोडक्ट्स आर लेस इन डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, हेंस द एक्सपोर्ट इज एडवर्सली अफेक्टेड। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हम यहाँ पर उगाते हैं, उनके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ कर ही रहे हैं। आपको पता ही है केमिकल फार्मिंग हो रही है, केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से उनके अंदर केमिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स के कुछ कण हैं, वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये केमिकल युक्त जो फूड आइटम्स हैं, इनका पूरी वर्ल्ड में कहीं डिमांड नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स हैं, उसी की डिमांड है। तो ऐसे में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड दुनिया में कम हो रही है, इस कारण से हमारा जो एक्सपोर्ट है कम हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट हार्म्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फायदेमंद जो इंसेक्ट, बर्ड्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको कौन सी चीज़ प्रभावित करती है? इनको प्रभावित किया जाता है बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन केमिकल फार्मिंग। केमिकल फार्मिंग के अंदर जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है पेस्ट को मारने के लिए, यानी कि कीटाणुओं को, या बोल सकते हो आप जो छोटे जीव जंतुओं को मारने के लिए जो यूज़ किया जाता है, कीड़े मकोड़ों को, पेस्टिसाइड, वो जब ये पशु पक्षी भी खा लेते हैं तो वो भी बेचारे मारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग क्या है? नेचुरल फार्मिंग मीन्स केमिकल फ्री ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग मीन्स एग्रो इकोलॉजी बेस्ड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम। नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है केमिकल फ्री फार्मिंग, जिसके अंदर केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, और इसको नेचुरल फार्मिंग भी कहा जाता है। और नेचुरल फार्मिंग को हम एग्रो इकोलॉजी बेस्ड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। हु डिड द प्राइमरी रिसर्च एंड स्टडी ऑफ नेचुरल फार्मिंग? तो इसका आंसर आएगा पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर। एक ही वर्ड का आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, What efforts have been undertaken by the Gujarat government to enable the farmers in the state to benefit from natural farming? अब गुजरात सरकार ने क्या किया? अभी गुजरात सरकार ने पहले तो डांग डिस्ट्रिक्ट को नेचुरल फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा उन्होंने किया कि लोगों को और ज़्यादा उत्साह मिले। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which agriculture universities have been established by the Gujarat government and why? गुजरात गवर्नमेंट ने कौन कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश की हैं और क्यों की हैं? भाई अब क्यों की हैं वो तो पता ही हमको। तो पहली जो यूनिवर्सिटी है नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसका काम है प्रमोट करना एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, रिसर्च करना, उस पर उसकी एजुकेशन देना, एट्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड डांग डिस्ट्रिक्ट एज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ये छोटे आंसर्स हैं, जल्दी हो जा रहे हैं, मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ बच्चों ताकि आपको इजी रहे एग्जाम के टाइम। वाई इज द गुजरात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कंस्टिट्यूटेड द गुजरात नेचुरल फार्मिंग डेवलपमेंट बोर्ड? गुजरात नेचुरल फार्मिंग डेवलपमेंट बोर्ड क्यों बनाया गया है? ठीक है, आंसर है इसका, टू इंक्रीज द प्रेवलेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द स्टेट एंड टू एनकरेज द फार्मर्स थ्रू कंटिन्यूस गाइडेंस इन दिस फार्मिंग मेथड। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए राज्य के अंदर और किसानों को एनकरेज करने के लिए गाइडेंस के द्वारा, कि कंटिन्यूसली आप गाइडेंस लेते रहो और फार्मिंग मेथड को बदलो, इसलिए इसको बनाया गया है। व्हाट इज द ओनली स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू केमिकल फार्मिंग? आंसर है इसका नेचुरल फार्मिंग। भाई आप केमिकल फार्मिंग को छोड़ के एक ही तरफ जा सकते हो, आज सॉइल बचानी है, सब बचाना है, तो नेचुरल फार्मिंग। व्हाट कॉजेज रिडक्शन इन सॉइल प्रोडक्टिविटी? सॉइल प्रोडक्टिविटी
किस कारण से खत्म हो रही है? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, यही आंसर है इसका। तो मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको बस बताते हुए जा रहा हूँ आगे, कहीं दिक्कत लगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। विच फार्मिंग मेथड लीड्स टू द इनक्रेडिबल इंप्रूवमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी? सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा मेथड है? नेचुरल फार्मिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द डिजास्टर्स फेस्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उसमें क्या क्या है बताइए भाई। हैवी रेन्स, ड्रॉट, स्टॉर्म, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, अनसीजनल रेन एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर? ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा मैकेनाइज्ड व्हीकल्स, मेटलिस्टिक लाइफस्टाइल, केमिकल फार्मिंग एटसेट्रा, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ कैन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बी रिड्यूस्ड? ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कैसे रोका जा सकता है? इसका एक ही मेथड है, वो है सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग मेथड का उपयोग करके, जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार का केमिकल या कंपोस्ट का यूज़ नहीं करते हैं और फार्म क्रॉप्स जो होती हैं उसी के रेजिड्यूज को ही हम किस खेतों के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि जुताई कर देते हैं ना, जब खेत में जो फसल काटने का जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको ज़मीन के अंदर ही जोत दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम इसका यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, सॉइल जो है और ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। वरना क्या किया जाता है, जैसे जलाया जाता है, जो जैसे गेहूँ काट लिया तो नीचे जो पार्ट बचेगा सूखा, वो उसको आग लगा देंगे तो जल जाएगा, जलने से तो पोल्यूशन भी होगा। तो ऐसे में अगर उसको खेत में जोत दिया जाए तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। विच डिजीज आर इंक्रीजिंग रैपिडली बाय ईटिंग केमिकली कंटामिनेटेड फूड? अब इसको केमिकली कंटामिनेटेड फूड खाने से कौन सी बीमारियां बढ़ रही? कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ये सब आ रही हैं। वाई हैज़ नेचुरल फूड बिकम इनडिस्पेंसिबल नाउ? अब नेचुरल जो फूड है वो इनडिस्पेंसिबल कैसे है? नेचुरल फूड हैज़ नाउ बिकम इनडिस्पेंसिबल फॉर लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लिविंग। अब अगर हम नेचुरल फूड खाते हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि हम हेल्दी जीवन जी सकें और लंबा जीवन जी सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई आर द नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली केमिकल फ्री? नेचुरल फार्मिंग इज बेस्ड कम्प्लीटली ऑन नेचर एंड डज नॉट यूज एनी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। नेचुरल फार्मिंग जो है वो बेस्ड होती है नेचर पे और इसके अंदर किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता है, इसी कारण से ये टोटली केमिकल फ्री रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, why are organically produced agricultural products rich in nutrients and have medicinal properties? Natural system is arranged in such a way that all the essential nutrients present in the soil is available in the produce obtained by natural farming method. हमारे नेचर ने, यानी कि तो हमको पता ही है कि जिस जगह पर हम जैसी मतलब ज़मीन जैसी है उसमें फसल उगाएंगे तो उस ज़मीन के अंदर जो क्वालिटी है वो उस फसल में भी जाने वाली है। ठीक है, तो हमारे नेचर ने एक ऐसा ही सिस्टम सेटअप किया हुआ है कि जहाँ पर हम सॉइल के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब उसकी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोड्यूस के अंदर भी जाने वाले हैं। देयरफॉर ऑर्गेनिकली फार्म्ड प्रोडक्ट्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो इस कारण से अगर हम सॉइल के अंदर केमिकल्स का यूज़ ना करें तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे और फिर उसको जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी उसका फ़ायदा मिलेगा। इन प्रेजेंट टाइम्स वाई कांट द रेन वाटर पर्कुलेट डीप इनटू द ग्राउंड? आजकल के टाइम पे जो रेन वाटर है वो ज़मीन के अंदर क्यों नहीं जा पाता है? इसका सिंपल कारण है, आज जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन गई है। क्यों हार्ड बन गई है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और पोर्टेबल वाटर के कारण। इस कारण से रेन वाटर जो है ज़मीन के अंदर पर्कुलेट नहीं कर पाता। पर्कुलेट का मतलब होता है रिसना, यानी कि सीप अंदर चले जाना। नेचुरल फार्मिंग रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल हाउ? नेचुरल फार्मिंग से ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है कैसे? बाय नेचुरल फार्मिंग द सॉइल बिकम्स लूज एंड फर्टाइल सो ऑल द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल, एज ए रिजल्ट ग्राउंड वाटर लेवल राइजेस। जब नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो सॉइल जो है सॉफ्ट बनती है, लूज बनती है और फर्टाइल बनती है। ठीक है, और इस कारण से जो पानी है पूरा बारिश का वो सारा ज़मीन के अंदर रिस जाता है और अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। Natural farming saves water how? Natural farming crop residues are spread on the farmland, hence the moisture storage capacity of the soil increases. अब यहाँ पर सीधा बताएगा कि जैसे आपने खेती की, खेती करने के बाद आपकी जो सॉइल है, खेत है, उसके ऊपर ही आपने जो आपके प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि आपने जो भी उगा रखा था उसको फिर से वहाँ फैला दोगे तो इससे क्या होगा, एक
लेयर की तरह काम करे, यानी कि अंदर धूप डायरेक्ट नहीं पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी ज़मीन के अंदर, इस कारण से पानी जल्दी सूखेगा नहीं और मॉइस्चर लंबे समय तक वहाँ पर बना रहेगा। What simile title is given to the farmer? फार्मर को कौन सा टाइटल दिया गया? द फादर ऑफ द वर्ल्ड। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। आगे है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग के एडवांटेजेस बताने हमको, तो नेचुरल फार्मिंग के एडवांटेजेस क्या हैं देख लेते हैं। मेन एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर स्टॉप्स, एक्सप्लॉयटेशन नेचर का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रुक जाएगा। दूसरा, यूज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मिंग सिस्टम इंप्रूव द ह्यूमन हेल्थ एंड वाइटलिटी। अब इस प्रकार से नेचुरल फार्मिंग से जो खेतीबाड़ी की जाएगी, इससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होंगे और इंसान लंबा जीवन, एक अच्छा, एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी पाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखे और लास्ट में 1 मार्क के, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी हमारे आ गए। तो बच्चों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो इस कारण से इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। और जैसे कि आप आगे ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हो, इसके लिए आपको मेरा एक और वीडियो देखना पड़ेगा, जिसको मैं आपको अगले पार्ट में आपको दूंगा ये सारी चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप एक और पार्ट का वेट कीजिएगा, ठीक है, जिसमें हम ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैथ, जो कुछ भी रहता है इस चैप्टर का वो सारा एक बार गो थ्रू कर लेंगे और ट्राई करूंगा उस वीडियो को जितना शॉर्ट रख सकूं। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।